हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग एक्सप्लेन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंशिएंट हिस्ट्री से, जिसका नाम है संगम एज। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। संगम एज एक समय था, एक पीरियड था जो आपके साउथ इंडिया में जिसकी शुरुआत हुई, और ये एक सबसे फेमस पीरियड रहा है। एक सुनहरा काल माना जाता है साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के लिए। तो इसका जो एरिया था जहाँ पे ये प्रसिद्ध हुआ वो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में है। वैसे तो ये कृष्णा रिवर के नीचे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था, पर ये एरिया इसके लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये प्रचलित हुआ। कृष्णा रिवर आपकी आंध्र प्रदेश तक जाती है और तुंगभद्रा रिवर नीचे कर्नाटका से आपसे आती है। ये महाबलेश्वर से उत्पन्न होती है कृष्णा रिवर। संगम एज, इसका जो पीरियड था वो 3rd BC से 3rd AD तक था। तो 600 साल संगम एज का पीरियड रहा। इस पीरियड में लिटरेचर की उत्पत्ति हुई, लिटरेचर का विकास हुआ, तमिल लैंग्वेज में लिटरेचर का विकास हुआ। तो ये फर्स्ट तमिल लिटरेचर का पीरियड था, और इसी लिटरेचर को इस पीरियड में संगम लिटरेचर का नाम दिया जाता है, और इसको द्राविडियन लिटरेचर भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग साउथ में थे उनको द्राविडियन कहा जाता था, जैसे नॉर्थ में आर्यन कहा जाता था, इनको द्राविडियन पीपल कहा जाता था। तो ये लिटरेचर था। इनका सोर्स कहाँ से पता लगता है कि कितनी प्रसिद्धि थी, कितना फेमस था लिटरेचर? तो हमारे कुछ ग्रीक फिलोसफर जो इंडिया में आए, मैगनीस और सिब्रू, ये 2 ग्रीक फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे। इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया। और उसके अलावा अशोका इंस्क्रिप्शन में भी इनका जिक्र होता है। और इसमें इसके अलावा चोलास, चेरास एंड पांड्यास डायनेस्टी का भी जिक्र होता है। तो यहाँ से सोर्स पता लगा, उसकी फेमस पता लगा कितना था संगम लिटरेचर और संगम एज के बारे में। यहाँ से हमें सोर्स मिला। संगम लिटरेचर में 3 सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। वैसे तो बहुत कॉन्फ्रेंस हुई, पर 3 सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें से सबसे पहली कॉन्फ्रेंस मदुरई में हुई, जो आज के टाइम में तमिलनाडु में है। दूसरी आपकी जो कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई आपकी कपुडुरई में हुई, और तीसरी मदुरई में हुई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस आपकी हुई। मदुरई एरिया के आसपास ही संगम एज प्रफुल्लित हुआ, और मदुरई के जो किंग थे, जिनको पांड्यस किंग कहे जाते हैं, उनके काल में इनका विकास और ज़्यादा हुआ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर हैं, कुछ लिटरेचर के नाम हैं, कुछ काव्य के नाम हैं जो उस दौर में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। जिसमें से एक काव्य आपका, इसका आप नाम जरूर नोट करिए, पटलू पटू। ये एक आपका काव्य था उस दौर का, पटलू पटू। तो ये सब था संगम लिटरेचर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं संगम एज में जो सबसे प्रसिद्ध डायनेस्टी और किंगडम्स हुए। उसमें से सबसे पहला किंगडम, जैसे आपको बताया है कि अशोका इंस्क्रिप्शन में भी उनका डाटा पाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। चेरास डायनेस्टी थी, जो उनकी जो कैपिटल थी वो थी वंजी कैपिटल थी इनकी। और केरला एंड तमिलनाडु में इनका राज था चेरास डायनेस्टी का। इनके दौर पे संगम लिटरेचर काफ़ी प्रफुल्लित हुआ, और इनका रोमन एम्पायर के साथ इकोनॉमिक रिलेशन थे। तो उस टाइम पे केरला और चेरास डायनेस्टी में इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। तो नेवी की थ्रू ये अपना बिजनेस करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे गुड्स का। ये थी चेरास डायनेस्टी के बारे में। इनकी एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका एम्बलम था एरो एंड बो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायनेस्टी थी वो थी चोलास डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, और चोला डायनेस्टी वो थी जिन्होंने चेरास एंड पांड्यास के राजाओं को डिफीट किया था और
पूरे एरिया में इनका राज रहा था। तो इनका अदु यही इनकी कैपिटल थी और इनका राज था वो कावेरी नदी से लेके तमिलनाडु तक था। इनका राज कावेरी डेल्टा जितना भी था उनका चोलास उनका राज था। इसके अलावा इनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी थी और बिजनेस में भी ये बहुत आगे थे। यूरोपियन मिडिल ईस्ट के साथ इनका बहुत ज़्यादा बिजनेस चलता था क्योंकि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी। तीसरी आपकी जो डायनेस्टी थी, जो सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है संगम लिटरेचर के लिए, वो पांड्या डायनेस्टी थी जिनकी कैपिटल मदुरई थी और इनका एम्बलम फिश था। और चोलास का आपका एम्बलम टाइगर है। ये आपने जरूर याद रखना है, बो एंड एरो, टाइगर एंड फिश इनका एम्बलम था और कैपिटल मदुरई में थी। तो इनका राज तमिलनाडु से लेके कृष्णा नदी तक था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट इन डायनेस्टी के बारे में। यानी कि तो बहुत बड़ी कहानी है, इनके राजाओं के नाम हैं, पर हमें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए उतना ही पढ़ाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस डायनेस्टी में इनको कैसे हम फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डायनेस्टी, किसी भी किंगडम को पहचानने के लिए कि वो कितना समृद्ध था। उन्हें 3 आपके फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आप किसी भी राज्य को पता कर सकते हैं वो कितना समृद्ध था। उसमें से सबसे पहला आपका पॉइंट आता है वुमेन की कंडीशन। जब आपको पता लग जाए वुमेन की कंडीशन क्या रही तो आप बता सकते हो कि कितनी समृद्धि थी, कितना विकास था उस राज्य में। दूसरा इकोनॉमी और तीसरा रिलीजन। तो ये 3 फैक्टर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप मुगल एम्पायर पढ़ रहे हो, आप किसी के राजा के बारे में पढ़ रहे हो, आप मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे हो, आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी कुछ भी पढ़ रहे हो, तो इनके बारे में आप 3 फैक्टर्स जरूर पता कीजिए। उनकी वुमेन की कंडीशन कैसी थी, इकॉनमी कैसी थी और रिलीजन कैसा था। तो आइए पढ़ते हैं संगम एज में ये तीनों कैसे थे। वुमेन की कंडीशन थी वो गुड थी, बहुत बढ़िया थी, क्योंकि इनको चॉइस थी हस्बैंड चूज़ करने की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन में इनको कुछ रैंक मिले हुए थे, इनको पोजीशन मिली हुई थी। और तीसरा इनकी हाउस होल्ड में भी जो कंडीशन थी वो अच्छी थी, क्योंकि सुप्रीम माना जाता था, वुमेन की रिस्पेक्ट थी, हाउस होल्ड में भी इनकी रिस्पेक्ट थी। पर एक जो बात थी इनके अगेंस्ट थी वो थी सती प्रथा। सती प्रथा का बहुत विरोध किया जाता है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ, बट कुछ फैक्टर थे सती प्रथा के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सती प्रथा फोर्स नहीं थी। उसके टाइम पे क्या होता था कि पुराने कबीले एक दूसरे पे हमला कर देते थे, राजा हमला कर देते थे, तो वो वहाँ की जो रानियाँ थी औरतों को उठा के लेके जाते थे, उनको ज़बरदस्ती करते थे। तो उन ज़बरदस्ती बचने के लिए, उस ज़बरदस्ती से बचने के लिए वो सती हो जाती थी अपने राजा के साथ। तो वो वॉलंटियर था, उसमें कोई फोर्स नहीं किया जाता। कुछ जगह में बाद में इसको फोर्सफुली भी अप्लाई किया गया, तो जिसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया। पर ये उतनी ही बुरी प्रथा नहीं थी, ये वॉलंटियर था जितनी इसको प्रेजेंट की गई अंग्रेज़ों के द्वारा में। तो ये एक गलत चीज़ ज़रूर थी। मैं ये नहीं कह सकता उस टाइम पे फोर्सफुली थी कि वॉलंटियर थी, बट वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। दूसरा इकोनॉमी। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट था। उसके अलावा लैंड से लैंड रेवेन्यू आता था राज को, और शिप बिल्डिंग एक बहुत बड़ा कारोबार था, क्योंकि चोलास डायनेस्टी के पास बहुत बढ़िया एक नेवी थी। तो शिप बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थी उस टाइम पे। इसके अलावा क्लॉथ वेविंग, जो आपके कॉटन और सिल्क के थे, ये एक्सपोर्ट किए जाते थे यूरोप में। मेटल एंड ज्वेलरी वर्क, काफ़ी बड़े बड़े पोर्ट्स थे उस टाइम पे। ये पंदुरई एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था उस टाइम का। और तीसरा रिलीजन। रिलीजन संगम लिटरेचर में भी रिलीजन के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। तो इनका सबसे जो मेन एक देवता को माना जाता है, गॉड को माना जाता था मधुगन। तमिल गॉड थे जिनको माना जाता था, और ये लोग थे इस टाइम के
प्री वैदिक लोग थे, तो वो उपनिषद को मानते थे, उपनिषद को मानते थे और वैष्णव को मानते थे। वैष्णव मतलब विष्णु की पूजा की जाती। तो इनके अलावा विष्णु, इंद्र एंड वरुणा, ये तीनों की भी पूजा इस टाइम पे की जाती थी। तो रिलीजन काफ़ी प्रचलित था, प्रफुल्लित था। वहाँ पे आपका हिंदू रिलीजन, वैदिक लिटरेचर को माना जाता, उपनिषद को माना जाता था, और उसी आधार पे काफ़ी सारी लिटरेचर का वहाँ पे आगमन हुआ और जिनका प्रफुल्लित हुआ। तो आई होप आपको संगम एज के बारे में, संगम लिटरेचर के बारे में, वहाँ की डायनेस्टी के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए।